गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 लेक्चर 4, जो कि क्वेश्चन बहुत हो चुका है और क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझाया गया है। यदि इस वीडियो में नए होंगे तो आप वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चैनल का नाम है सुनील सर क्लासेस। अब एक है सुनील सर स्टडी सेंटर में, जो कि दोनों में वीडियो अपलोड कराई जाती है। और ये जो है आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन प्रश्न जो है पढ़ चुके हैं, उसी के जवाब जो है आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छा इस वीडियो लगे और क्वेश्चन अच्छा समझ में आ जाए। देखिए, जब तक आप अच्छे क्लास 1 का से नहीं करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बीच पॉइंट में अगर आएंगे तो समझ में नहीं आएगा कहाँ कैसे है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ से भी कोई बच्चे बीच में से ही पढ़ें तो उन लोग को समझ में आ जाए, क्योंकि टॉपिक जो है चेंज हो जाता है। टॉपिक जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हमेशा वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि आप लोग को भी समझ में आता होगा। और यदि नहीं आता भी होगा तो आप कमेंट सेशन में आप बताएं कि नहीं सर यहाँ से आपको ये पॉइंट छूटा हुआ है, मैं और विधिवत अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए ज़्यादा लेट न करेंगे, अब क्वेश्चन को आज है क्वेश्चन, और इससे ऊपर जो है पेज पढ़ा गया है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए था, क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को बताया जाएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए ये क्या है, बोला कि उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण के विभेद करना है, मैंने अंतर बता देना है समांगी और विषमांगी के। तो आप समांगी और विषमांगी इसको हम बताएं हैं अच्छी तरह कि समांगी किसे कहते हैं, विषमांगी किसे कहते हैं। उदाहरण भी बताया गया है, और इसमें भी है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। इसको भी बताया गया है कि निलंबन किसे कहते हैं, कोलाइड किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं। ये भी आपको बताया गया है, लेकिन नहीं भी बताए होंगे फिर से मैं आपको प्रयास करूंगा, फिर से मैं बताऊंगा कि विलयन क्या है, निलंबन क्या है, कोलाइड क्या है। फिर एक तीसरा क्वेश्चन की एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड और 100 ग्राम जल में 273 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। ये भी क्वेश्चन को बताया गया है। अब क्या है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, अब विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, इसको विभेद करना है। तो इस टॉपिक को देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ बताने के लिए। देखिए क्या है लिखा हुआ है प्रश्न के उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रण में विभेद कीजिए। यही वाला था ना। उत्तर में लिखना है आप लोग के कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। पहले समांगी मिश्रण को समझिए, इसके बाद विषमांगी मिश्रण के। समांगी मिश्रण में क्या था, समांगी मिश्रण में क्या था कि जिस मिश्रण में सभी अवयव समान रूप से मिश्रित हो, माने समान रूप से अवयव कण जो है घुले एकदम सम्मिलित हो, और उसका पूरे मिश्रण का संगठन एक समान हो। जैसे स्वाद, अगर चीनी अगर जल में घोल दिया जाए तो स्वाद एक जैसा एकदम पूरा एकदम होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे इसमें घटकों को अलग अलग पहचाना संभव नहीं है, उसमें अगर जल और चीनी अगर मिला दिया जाए तो उसको पहचानने में बहुत मुश्किल होगा, पहचान नहीं पाएंगे, तो समांगी मिश्रण कहते हैं। और संगठन भी उसका जो हो एक समान रूप से हो। अगर मीठा कोई अगर ये है तो मीठापन सब जगह हो बराबर हो, अगर तीता है तो सब जगह तीता हो, या खाटा हो तो खाटा हो। उदाहरण में जैसे है कि नमक का जल का में घोल, तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। नमक का जल में घोल जो है, आप अगर नमक अगर जब पानी जो है पानी में आप अगर घोल देते हैं पानी में आपको घोल देते हैं, तो आपको नमक जो है स्वाद में जो है संगठन उसका जो है बराबर होता है, तो समान रूप से वो उसमें घुला हुआ है। तो यानी हम कह सकते हैं
कि समांगी मिश्रण उससे कहते हैं कि जो कि उसका संगठन समान हो और वो जो है एक समान अवयव में मिश्रित हो, माने कि घुला हो और उनका संगठन हो घटक जो है अलग अलग पहचानने में संभव नहीं है, उसका अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि समांगी मिश्रण है। जैसे चीनी का घोल भी वही है, आप घोलते हैं चीनी तो आपको मीठापन भी उसको सभी जगह एक समान हो जाता है और मिश्रित हो जाता है, सभी कण जो है अवयव जो है घुल जाते हैं। तो हम समझ गए। जैसे और वायु गैसों का मिश्रण, बात सही है, वायु में गैस घुल जाए सभी का एक जैसा हो जाता है, समान रूप से मिश्रित हो जाता है। तो हम समझ गए कि आपको समांगी मिश्रण किसे कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण पर चलते हैं। विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? देखिए विषमांगी मिश्रण क्या है कि जिस मिश्रण में अवयव समान रूप से मिश्रित न हो, उसमें समान रूप से मिश्रित हो रहा था, इसमें समान रूप से मिश्रित नहीं होगा और विभिन्न भागों में संगठन अलग अलग दिखाई दे, उसका जो है संगठन विभिन्न भाग में अलग अलग संगठन दिखाएगा, उसमें संगठन दिखाई नहीं दे रहा था, उसे हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण कहते हैं। इसमें घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, घटक को हम अलग अलग देखा जा सकते हैं। जैसे घटक क्या है कि तेल और पानी, तेल को और पानी को अगर ये मिश्रित किया जाए तो आपको हम कह रहे हैं कि पानी को अलग देख सकते हैं और तेल को अलग देख सकते हैं, उसमें मिश्रित नहीं हो पाता है अच्छी तरह से। जैसे रेत और पानी, रेत मतलब बालू, बालू और पानी को मिलाते हैं, बालू को अलग देख लेते हैं, देखते हैं ना, अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं विषमांगी मिश्रण की उदाहरण। जैसे सलाद हो गया, सलाद में भी वही है, सब अलग अलग देख सकते हैं। तो हम मिश्रित जो है, मिश्रित और समांगी मिश्रण में हमको समझ में आ गया कि समांगी में समान रूप से मिश्रित हो, विषमांगी में असमान रूप से, मतलब कि अच्छी तरह से नहीं हो। समांगी मिश्रण के उदाहरण के जैसे हो गया जल और चीनी हो गया, और चीनी जल हो गया मतलब, और ये नमक और जल हो गया, वायु और गैस हो गया। इस समान रूप से इसका अवयव जो है और उसको आसानी से हम छाँट नहीं सकते हैं, निकाल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और इसमें भी सेम विषमांगी में उल्टा ऑपोजिट होता है, समान कण जो अवयव जो होता है मिश्रित नहीं होता है, वो घुलता नहीं है ना, और उसको आसान से हम पहचान लेते हैं, देख सकते हैं। तो जैसे में कि रेत और जल हो गया, तेल और पानी हो गया, वो अवयव अलग अलग दिखाई देता है, उसको छाँट भी सकते हैं। तो उसको हम असमांगी मिश्रण कहते हैं, अरे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और चलो चलते हैं समांगी और विषमांगी में अंतर देखिए क्या था, इसको अंतर के साथ स्पष्ट करना था। तो समांगी मिश्रण में क्या था, समांगी मिश्रण में था कि समांगी मिश्रण जो है संगठन हर जगह समान होता है, बात सही है। संगठन सब, स्वाद अगर मीठा है तो मीठा जगह सब जगह लगता है, तीता है तो तीता सब जगह देखे हो ना। इसका संगठन हर जगह समान नहीं होता है, विषमांगी अलग अलग हो जाता है, तेल और पानी है तो अलग हो जाएगा, ये सवाल के लिए ना। अच्छा, घटक दिखाई नहीं देता है, इसमें घटक नहीं दिखाई देता है। जैसे कि जल और चीनी है तो जल और चीनी को अलग देख सकते हैं नहीं ना, अलग अलग दिखाई नहीं देता है। इसमें घटक स्पष्ट दिखाई देते हैं, स्पष्ट सही में। तेल और पानी है तो तेल अलग दिखाई देने लगता है, पानी अलग दिखाई देने लगता है। रेत और जल माने बालू और जल, तो बालू अलग दिखाई देने लगता है और जल अलग दिखाई देने लगता है, ठीक है। इसमें एक ही अवस्था होती है, एक में एक ही अवस्था होता है, और इसमें दो या दो से अधिक अवस्थाएं होती है, माने अवस्था वो जो है अलग अलग होता है इसमें, और इसमें एक ही होता है अवस्था। चलिए समांगी और विषमांगी, मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे ना समांगी समान रूप में मिला हुआ रहेगा, और विषमांगी मतलब अलग अलग एकदम पूरा रहेगा, ठीक है, उसमें समान रूप से मिश्रित ना हो रहेगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या था, दूसरा क्वेश्चन है एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, तो इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसको प्राप्त करने के लिए हम बताए थे सूत्र भी कि सांद्रता विलयन के क्या प्रतिशत बराबर होता है क्या। देखिए हल में लिखेंगे कैसे कैसे। उत्तर में दिया है, मान लो कि दिया कितना था, दिया है क्या दिया है
विलेय सोडियम क्लोराइड माने 36 ग्राम है। विलेय मतलब जिसकी मात्रा कम हो, बताया है ना, जिसकी मात्रा कम हो उसको विलेय बोलते हैं, जिसकी मात्रा अधिक हो उसको विलायक बोलते हैं। बिलियन दोनों को मिला करके बिलियन होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है, बिलियन होता है। तो देखिए इसमें क्या है, विलेय सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम हो गया, विलायक जल 100 ग्राम हो गया। वीडियो अच्छा आ रहा है, देखो देख आ रहा है ना। विलायक जल में जो है 100 ग्राम है। बिलियन का कुल द्रव्यमान हो गया, कुल द्रव्यमान कितना हो गया बिलियन का, बिलियन जैसे कि देखो विलेय हो गया, विलायक हो गया, अब बिलियन हो गया टोटल ना। अब बिलियन का कुल द्रव्यमान बराबर होता है कि विलेय प्लस विलायक। देखो विलेय प्लस विलायक, ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, तो दोनों मिला के कितना हो गया 36 और 100 कितना हो गया 136 ग्राम। मैंने ये बिलियन कितना आ गया 136 ग्राम आ गया, बिलियन कितना आ गया 136 ग्राम। अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हम बताए हैं का सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा में बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 होता है। देखिए तो ये देखो विलेय का द्रव्यमान कितना था 36 था, अब बिलियन का द्रव्यमान कितना हो गया था 136, अब गुना में 100 है तो 100 लिख दिए। अब इसको अच्छी तरह से काट देंगे। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे। मान लो कि इसको हो गया 18 दूना के 36 और 2 छक 12 2 अठे 16 हैं, और फिर क्या हो गया 34 दूना के 68 और 9 दूना के 18, यानी कि 9 गुने 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और नहीं अभी कटेगा, अब ये 50 दूना के 100 हैं, अरे 50 दूना के मारेंगे ना 17 दूना के 34 हो गया, और 50 दूना के 100 हो गया ना, यानी कि 50 गुने 9 9 5 45 450 बटा में 17 ना। इसको करेंगे 17 से भाग, 17 दूना का 34, 17 तो 51, तो 3 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 17 दूना 34, 2 बार गया, बचा कितना 11 बार, 11 और 110 हो गया, और 17 छक्का के 102, बचा कितना 8 बचा 8 80 हो गया, और 17 5 50 17 चौका 68 68 12 80 12 बच गया 120, 17 7 19 से हैं, बचा 1 0, यही लगभग में हो गया, यानी कि 26.47% आंसर होगा इसका। ठीक है, यानी कि इतना होगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर। अब चलते हैं आगे, क्रियाकलाप 2.4 को समझेंगे। अब ये किताब में आप लोग को दिया हुआ है क्रियाकलाप जो है, आपको हर जगह क्रियाकलाप बहुत ही साइंस में जो है करने को मिलता है, तो आप लोग घबराना नहीं है, अच्छी तरह से एकदम बताया जाएगा इसको क्रियाकलाप क्या क्या है। क्या होता है कि आधा बीकर जल ले, मैंने एक आधा बीकर मतलब कि डबा है ना जी, आधा बीकर इसको ले लेना है जल, क्या लेना है जल ले लेना है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखे, एक वाच ग्लास, इसको चित्र छापा हुआ था शायद, दिखाते हैं हम लोग को। हाँ देखो ये बीकर लेना है, बीकर ले लिया, वाच ग्लास भी ले लिया है, देख रहे हो ना वाच ग्लास, हाँ ये बीकर है, बीकर ले लिया है। ये 2.4 2.5 चित्र था, अच्छा ले लिए। इसके बाद देखो इसको क्या करना था, बीकर को मुख वाच ग्लास पे रखे, चित्र 2.5 दिया हुआ है, कुछ बूंद स्याही वाच ग्लास पर डाल दे, और एक बाद वाच ग्लास पर क्या करना है, वो स्याही डालना है, इंक ना, इंक डालना है। क्या कर लिए, एक जल ले लिए, जल में अब इसको इंक डालना है, स्याही डालना है, कुछ बूंद माने कुछ बूंद उसमें डालना है, ठीक है। अब बीकर को गर्म करने शुरू करें। अब यह हम स्याही को क्या देखते हैं, उसको अब गर्म करना है, जल और इंक को डाल दिए, जल और इंक को डालने के बाद क्या किए, गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं, आप देखेंगे कि वाच ग्लास से वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण मतलब भाप बन रहा है, वाच ग्लास से क्या हो रहा है, भाप हो रहा है। वाष्पीकरण होने तक गर्म करना जारी रखते हैं, जब तक नहीं गर्म होता है तब तक जारी रखना है, ठीक है। जब वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, वाच ग्लास पर कोई परिवर्तन जब नहीं देखेगा, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है,
तब हम उसे गर्म करना बंद कर देते हैं। जब कुछ नहीं होगा तो उसको बंद कर देना है, ठीक है। अब नहीं मतलब कि जो हीट कर रहे थे उसको बंद कर देना है ना। इसे ध्यान से देखें और प्रेक्षित करें। इसको देखिए, जल था, बीकर है, वाच ग्लास है, स्याही की बूंद है, डाले है ना। अब फिर देख रहे हैं कि जब इधर से हीट कर रहे हैं, देखो भाप बन के उठ रहा है ना, भाप बन के वाष्प बन के उठ रहा है ना। तो ये है। अब इसको हम समझाएंगे क्या है कैसे। देखो इस क्रियाकलाप में वाष्पीकरण प्रक्रिया को समझाया गया है। ये जो वाष्पीकरण जो होता है ना उसको समझाया गया है। क्या के वाष्पीकरण को समझाया गया है। अब वाष्पीकरण कैसे है, देखो एक बीकर में पानी लिया गया है। अरे बात समझ रहे हो, देखो इधर पानी लिया गया था, उसके ऊपर वाच ग्लास रखा गया था ना, वाच ग्लास। वाच ग्लास पर स्याही की कुछ बूंदें डाली गई थी, कुछ स्याही डाला गया था। बीकर के पानी को नीचे से गर्म किया गया ना, लेकिन स्याही को सीधे गर्म नहीं किया गया है। मैंने एक बैग सीधा ऊपरे नहीं किया, सीधा एक बैग वाच ग्लास में किया हुआ तो सीधा उसको गर्म नहीं किए हैं, ऊपरे रखे हैं। तो ना क्या होता है, जब क्या होता है, नीचे का पानी गर्म होकर भाप वाष्प बनता है। गर्म को भाप बनता है ना, वाष्प बनता है। यह भाग ऊपर वाच ग्लास तक पहुंचती है, फिर भाप बनकर ऊपर वाच ग्लास तक पहुंचता है। फिर वाच ग्लास पर रखी स्याही में उपस्थित पानी धीरे धीरे वाष्पित उड़ जाता है, स्याही में के उड़ जाता है। कुछ समय बाद स्याही का पानी उड़ जाता है और केवल रंग ठोस पदार्थ बच जाता है। निष्कर्ष हुआ क्या, निष्कर्ष में क्या हुआ कि इस प्रयोग से पता चलता है कि वाष्पीकरण द्वारा किसी विलयन जैसे स्याही, विलयन स्याही है ना, मिलाइए कर बनाया हुआ है, स्याही से विलेय पदार्थ माने के रंग। अरे उसमें जो है ना, जैसे स्याही हो ना, स्याही में रंग डालते हैं ना, रंग में से तबे पता चलता है कि स्याही है। रंग को अलग किया जा सकता है। माने एक से ये पता चला कि रंग और स्याही को हम अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं, वाष्पीकरण करके। जल को नीचे से लगा कर, कुछ ऊपर में वाच ग्लास लगाया हुआ था, लगा करके नीचे गर्म किए और भाप बना, पानी को भाप बना, भाप बन करके फिर वही जो है वाच ग्लास में गया और वाच ग्लास से फिर वो जितना था ये स्याही जो है, और ये देखो स्याही उड़ गया, माने कि द्रव विलयन, और रंग बच गया। देखो पदार्थ रंग को अलग किया जा सकता है, रंग वो बच गया, ठीक है ना, बच जाता है। पानी उड़ जाता है, उसमें पानी नहीं रहता है, ये पानी रहेगा नहीं तो उसे कैसे विलयन बनेगा। लेकिन घुला हुआ ठोस पदार्थ पीछे रह जाता है। जैसे देखो इसको, ये जो है, ये आपको चित्र देखिए है ना, ये ऊपर वाच ग्लास था। ये वाच ग्लास जब था, देखिए ये मान लीजिए कि बीकर था, ये बीकर है ना, ये बीकर देखो ये स्टैंड हुआ, जल हो गया। देखो ये जो है, ये इसमें जल भरा हुआ था, जल में ऊपर जो है ये जो है इंक डाला हुआ है। देखो इंक है ना, ये वाला है, ये सब का है, इंक है। इंक डालने के बाद देखो ये जो स्याही है ना, स्याही, अब देखो इधर से गर्म किए, तो इसमें के जो था ना ये स्याही उड़ गया। ये क्या भाप बन करके जब इधर से प्रेशर मारा, ये हीट हुआ, ये पानी जो वाष्प बना तो ये भी वाष्प बनाया, और ये जो धीरे धीरे क्या हो गया, उड़ गया। और इसमें के जो ठोस पदार्थ जो रंग था, रंग में जो था ना वो बच गया ना। तो ये जो क्रियाकलाप कहता है कि जो है कि हम स्याही को मतलब उससे रंग को हम अलग कर सकते हैं, वाष्पीकृत करके ना, अलग कर सकते हैं कि नहीं, अलग देखिए किया ना बे, अलग कर सकते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ रहा था, इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा था कि अब उत्तर देना है। अब उत्तर ये लिख रहा था कि अब उत्तर दें, कह रहा कि आपके विचार में वाच ग्लास पर से किसका वाष्पीकरण हुआ। तो जल के ना वाष्पीकरण हुआ, अरे जल के ना, जैसे कि जल वाष्पीकरण जो है उसमें रंगवा भर बचा हुआ था, रंग बचा हुआ था, और स्याही जो है खत्म हो गया, उड़ गया ना, स्याही का हो गया। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? तो हाँ, अवशेष नहीं बचल था, क्या बचल था, वो रंगवा बचल था, ठीक है। आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? तो स्याही जो शुद्ध पदार्थ कैसे होगा, स्याही जो है शुद्ध पदार्थ कैसे मिश्रण हो गया। हाँ, ये अब देखिए क्या है लिखा हुआ है, हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, बताइए।
जल और रंग मिल करके स्याही तब ना बनल है जी। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ का वाष्पीकरण विधि से पृथक कर सकते हैं। देखो वाष्पीकरण करके हम विधि से अलग कर सकते हैं, ठीक है। आपके विचार में वाच ग्लास पर किसका वाष्पीकरण हुआ है बताइए, कौन का वाष्पीकरण हुआ है? हाँ, वाच ग्लास पर रखी स्याही में जो जल माने पानी था उसका वाष्पीकरण हुआ। जल जो था ना उसमें मिला है वो क्या हो गया था? वाष्पीकरण हो गया था, उड़ गया था ना। क्या वाच ग्लास पर कोई अवशेष बचा है? हाँ बचल है ना जी। हाँ, वाच ग्लास पर रंग ठोस पदार्थ का अवशेष बच जाता है, रंग ना बचल था, ठीक है। आप क्या प्रतिपादित करेंगे, क्या स्याही एक शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है? अरे इससे यह सिद्ध होता है कि स्याही एक शुद्ध पदार्थ नहीं है बल्कि जल और रंग का मिश्रण है। मिश्रण नहीं था जी, जल और रंग का मिश्रण है। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष में है कि हम पाते हैं कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस प्रकार वाष्पीकरण की विधि के द्वारा विलायक जल को विलेय रंग से अलग किया जा सकता है। आगे समझ में ना, यानी कि हम लोग ये पता चल गया कि उसमें स्याही को भी अलग हम कर सकते हैं, जल को अलग कर सकते हैं, रंग को अलग कर सकते हैं वाष्पीकरण विधि से। कौन सा विधि से? वाष्पीकरण विधि से, ठीक है। अब उसी का जो था इसमें सब बता दिए इसमें ना टोटल। देखो अब है इसमें जो है उत्तर आपके विचार से वाच ग्लास ये था ना, ओकर बाद है दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। क्रीम मतलब कि घी, मक्खन, दूध है ना, अरे नहीं होता है, कैसे अलग कर सकते हैं? कौन सा विधि से? वाष्पीकरण विधि कर अलग मिश्रण कर सकते हैं। लेकिन अब दूध से अब क्रीम कैसे निकालते हैं, कौन सा विधि से, उसको बताएंगे। अभी तो वाष्पीकरण विधि से बना दिए, अब दूधों को वाष्पीकरण गर्म करके ही निकाल देगा। क्रीम घी गर्म करके निकल जाएगा, उड़ा देंगे तो निकल जाएगा, घी बन जाएगा? नहीं। अब उसको कैसे निकालेंगे उसको आप समझते हैं, ठीक है ना। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम देखो, दूध से क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं? अरे क्रीम मतलब समझ रहे हो ना रे, क्रीम मतलब समझते हो ना, घी रे जो नहीं होता है। पृथक करना मतलब कि अलग कर लेना, उसको कैसे घी को अलग करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? दूध से ना घी बनता है। तो देखो आजकल हम बाजार में संपूर्ण माने फुल क्रीम टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पीली पैक अथवा टेट्रा पैक में पाते हैं कि दूध के इन प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में वासा होती है। वासा भिन्न भिन्न होता है। बाबू ए बाबू यहाँ देखना है, देखो नहीं तो बहुत मारेंगे, बता दे रहे हैं। देखो कैसे है क्रियाकलाप 2.5 करा के एक प्रणाली में थोड़ी मात्रा में संपूर्ण क्रीम युक्त दूध लें। संपूर्ण क्रीम दूध युक्त लेना है, दूध मिलाए हुए ना, अच्छा ले लेना है। इसके बाद है कि यहाँ पर दूध को ले लेना है अपकेंद्रीय यंत्र से। अपकेंद्रीय यंत्र एक मशीन है, अपकेंद्रीय ना, सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें, मतलब हिलाना है ना। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है, माने यह मशीन, यंत्र मतलब मशीन अगर स्कूल में नहीं है तो यह प्रयोग आप घर पर रसोई में प्रयोग होने वाली मथनी या मिक्सी से भी कर सकते हैं। मथनी माने महाय वाला, ठीक है, मथनी माने मिलाए वाला ना, मिलाना है। और नहीं तो उसमें मिक्सी से भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। यदि नज़दीक में कोई मिल्क डेयरी है, माने मिल्क डेयरी समझते हो ना, डेयरी समझते हैं किसको बोलते हैं? मिल्क डेयरी नहीं समझती है रे, दूध का जहाँ मिलता है मिल्क डेयरी, जहाँ दूध बहुत मात्रा में मिलता है, गाय वगैरह देखते हैं ना रखते हैं मिल्क डेयरी में, तो मिल्क डेयरी उसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पैमाने में मिलता है दूध। तो वहाँ जाएं और पूछें कि वे क्रीम को दूध से कैसे पृथक करते हैं, वहाँ जाकर पूछना है। अगर इधर नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ जाकर कैसे दूध से दही बनाएंगे, क्रीम कैसे बनाएंगे जी, बताओ ना, बताओ, ऐसे कहना है जाके ना। वे दूध से पनीर कैसे बनाते हैं? देखो दूध से भी पनीर बनाते हैं कि नहीं, कैसे बनाते हैं वहाँ पूछना है। अब उत्तर देखिए, दूध को मथने पर आपको क्या देखा, मह लिए तो आप क्या देखें? अरे दूधवा से क्रीम बना कि नहीं बना उसको पूछ रहे हैं ना। दूध में से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं और कैसे करता है जी भाई? अभी मन में तुम लोग लग रहा है कैसे दूध से क्रीम बनता है भाई, ठीक है ना।
कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इसमें छोटे होते हैं कि ये छानक पत्र से बाहर निकाले जाते हैं, छानक पत्र से, छाननी से। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, छानने से नहीं होगा। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण द्वारा पृथक किया जाता है। इसका जब ऐसा जब होगा नहीं, आसानी से छान करके नहीं निकालते, तो उसको अपकेंद्रण विधि से निकालेंगे। कौन सा विधि से? अगर कोई पूछे कि दूध से दही जो है क्रीम निकालने की प्रक्रिया कौन से विधि से करते हैं, तो अपकेंद्रण विधि से। कौन विधि से? अपकेंद्रण विधि से। आगे समझे ना, अपकेंद्रण विधि से के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसे तेजी से घुमाया जाता है, तेजी से घुमाते हैं, देखो ना, घुमाते देखे हो कि नहीं, घुमाया जाता है, तभी भारी कण नीचे बढ़ जाता है। भारी उसमें जो होता है कण नीचे बढ़ जाता है और हल्के कण ऊपर उठ जाता है। तो अनुप्रयोग है कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, रक्त है माने कि खून और मूत्र, ठीक है, प्रयोगशाला वाला में रक्त और मूत्र दोनों को जांच करना है कि डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। अच्छा, अब यही वाला को हम लोग पढ़ेंगे। आइए, कीप के प्रयोग से मिट्टी के तेल को, आयल के जल को पृथक। अब ये दूसरा है, ये दूसरा है 2.6, 2.5 को पहले समझते हैं ना कि कैसे करते हैं। देखो कि दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। ये नहीं था, आजकल हम बाजार में संपूर्ण फुल क्रीम टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पैक, दूध के इन भिन्न भिन्न मात्रा में बसा होती है, ये सब अभी तुरंत पढ़े थे ना। आए देखिए, ये है अपकेंद्रण यंत्र से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करे, मतलब कि पूरा महना है, ऐसे करना है। और अगर स्कूल में है तो यही वाला तो लिखे थे कि दूध पहला था कि वे क्रीम को कैसे दूध प्राप्त करते हैं, दूध से पनीर कैसे बनाते हैं। अब उत्तर देना था, वही सेम टू सेम लिखा हुआ है, नीचे कण बढ़ जाते हैं। देखो, दूध से क्रीम कैसे पृथक कर सकते हैं और समझाइए। अब बता रहे हैं कि समझना है कैसे होता है। इस पाठ में बताया कि दूध में वसा, फैट अलग अलग मात्रा में होती है, माने अलग अलग होता है। दूध से क्रीम अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विधि से? अपकेंद्रण विधि से अलग किया जाता है। देखो, इसका है कि एक प्रकार पूर्ण क्रीम युक्त दूध लिया गया है, ठीक है, और उसे अपकेंद्रण यंत्र माने मशीन में लगभग 2 मिनट तक तेजी से घुमाया जाता है। यदि मशीन उपलब्ध न हो तो घर से मथनी या मिक्सी से भी क्या होता है, जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, ये हल्के कण ऊपर, माने हल्के कण माने वसा क्रीम ऊपर आ जाता है। इस प्रकार ऊपर जमा क्रीम को अलग कर लिया जाता है। जब भारी कण नीचे बढ़ जाएगा और ऊपर धीरे धीरे बढ़ जाता है, ऊपर रह जाता है, छतला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं, उसको क्रीम बोलते हैं। वसा को ना ऊपर आ जाता है और उसी से इस प्रकार ऊपर जमा क्रीम को अलग कर लिया जाता है। तो अब हम समझ जाएंगे कि ये जो है दूध से क्रीम कैसे, तो दूध से क्रीम को अपकेंद्रण विधि से हम कर सकते हैं, जो कि उसमें वसा जो भारी कण जो है नीचे बढ़ जाता है, वो हल्का कण ऊपर आ जाता है। वसा जिसको क्रीम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रीम होता है। तो हम अपकेंद्रण विधि से हम अलग कर सकते हैं। देखो, अब उत्तर देना है कि दूध को मथने पर आपने क्या देखा, ये नहीं था, तो मथने पर दूध को क्रीम ऊपर इकट्ठा हो जाता है। महने पर मतलब मथने पर क्या देखा, तो क्रीम जो है, वसा जो है ऊपर आ जाता है, हम लोग ये देखें। और फिर क्या है, दूध से क्रीम का पृथक्करण कैसे करते हैं, तो दूध को अपकेंद्रण विधि तेजी से घुमा करके करते हैं, द्वारा अलग किया जाता है। आगे समझे ना, अब समझ में आया ना कि दूध से क्रीम कैसे अलग किया जाता है। तो कैसे किया जाता है, उसको मथने पर किया जाता है, जिसको अपकेंद्रण विधि को बोलते हैं। उसको कौन सा विधि? और जोर से घुमाया जाता है उसको, जो कि भारी कण नीचे बढ़ जाते हैं और हल्का कण ऊपर आ जाता है। वासा जिसको बोलते हैं क्रीम, जो वही वासा जो ऊपर वाला क्रीम बोलते हैं ना, ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। निष्कर्ष छानने से बहुत छोटे कण अलग नहीं होता है, छोटा कण छानने से अलग नहीं होता है, इसलिए ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण विधि द्वारा अलग किया जाता है। यही सिद्धांत दूध से क्रीम अलग करने में भी प्रयोग किया होता है। अब समझ में आ गया ना कि दूध से हमको अगर ये क्रीम उत्पन्न करना हो, प्राप्त करना हो, तो कौन सी विधि अपनाएंगे, तो कौन सा विधि? अपकेंद्रण विधि अपनाएंगे, जो कि उसको मतलब कि जोर से हिलाना है, जोर से मथनी द्वारा भी हिलाना है, मिक्सी मशीन से भी हो सकता है, ठीक है। और अनुप्रयोग में क्या था? अनुप्रयोग में था कि जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, डेयरी तथा घर के क्रीम मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। देखिए, इसका अर्थ ये है
कि यह भाग अपकेंद्रण विधि के उपयोग को बताता है। देखो कैसे बताता है, जांच प्रयोगशाला में रक्त मूत्र के जांच में रक्त को अपकेंद्रित में घुमाने पर उसके घटक प्लाज्मा, लाल रक्त कण आदि अलग हो जाता है। उसमें लाल रक्त होता है ना, वो अलग हो जाता है। इससे जांच करना आसान हो जाता है। ठीक है ना, कि ये मूत्र है और ये रक्त है, वो अलग हो जाएगा ना। डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया, दूध या क्रीम को मथने पर हल्की वसा ऊपर आ जाती है और मक्खन अलग हो जाता है। ठीक है, कब, अरे नहीं, हम लोग घरे में दही जब रहता जमता है तो महते हैं मथने से, जब मथ देते हैं तो क्या हो जाता है, जो ऊपर आ जाता है कन, जो घी क्रीम रहता है ना मक्खनवा ऊपर आ जाता है। ठीक है, घर पर भी हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है। कपड़े धोने की मशीन को भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, वॉशिंग मशीन कपड़े को तेज़ी से घुमाती है, तेज़ी से घुमाता है वॉशिंग मशीन। ठीक है, और जिससे पानी अलग होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी और जो है अलग निकल जाता है। निष्कर्ष हुआ कि इन सभी कार्यों में अपकेंद्रण विधि का सिद्धांत काम करता है। ये सब भी पता है, बाद में चला कि ये अपकेंद्रण विधि से वाला जो कि इसको अलग कर सकते हैं। दो अघुलनशील द्रव्यों को मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। अगर दो अघुलनशील द्रव है, द्रव जैसे कि एक पानी और तेल है, उसको अलग कैसे करेंगे ना, उसको कैसे करेंगे कि कैसे पृथक करेंगे, उसको तो पृथक कर दिए। जल और क्रीम को अलग किए ना, कौन से विधि से, अपकेंद्रण विधि से। जल और चीनी को कैसे, जल और चीनी अगर मिल जाए, जल और चीनी मिल जाए तो कौन सी विधि अपनाएंगे, वाष्पीकरण अपनाएंगे। और ये जो है जैसे कि अब दूध से क्रीम बनाना होगा तो कौन विधि से, अपकेंद्रण विधि। अब हो गया कि दो गो द्रव रहेगा, दो द्रव मतलब कि कुछ एगो रहेगा जल और एगो रहेगा तेल। अब दोनों द्रव है ना है, अब दोनों मिल गया तो उसको अलग कैसे करेंगे, कौन सा विधि अपनाएंगे। देखो इसमें क्या है, क्रियाकलाप आइए कि के प्रयोग से मिट्टी के तेल को जल में पृथक करने का प्रयास करें। मिट्टी के तेल और जल तुम लोग भी अलग कर लेगी, नहीं करने पाएगी, घुल जाता है ता कर लोगे। अरे जल और तुम लोग को मिट्टी के तेल कभी खबरा गया तो तुम लोग करने पाएंगे कि नहीं, अलग अलग आराम से कर लेंगे। तुम लोग भी, हम लोग कोई भी कर लेगा, नहीं करने पाएंगे, पागल है क्या रे। तुम लोग तेल खबराया कभी, पानी में गया है कैसे, डूबनी वगैरह में कटोरा वगैरह में रखे होगा तभी कभी भी पानी चल गया है। तेलवा जब है ना, तेलवा ऊपर आ जाता है, धीरे 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 अलग निकाल सकते हैं उसको, पनिया नीचे आ जाता है, नहीं आता है। तब तुम लोग करेंगे नहीं कि टीपा लगा करके अलग नहीं कर सकते हैं, पागल है क्या रे। तुम लोग को मिल जाता है तो तुम लोग भी यूज किए होगे कभी, कि धीरे 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 और पलट रहे हो कि तेलवा अलगे हो जाए या पनिया नीचे बैठले रह जाए। तुम लोग भी, चाहे हम लोग भी किए हैं कभी, ऐसा नहीं है कि नहीं किए हैं, फिर भी करें। देखो कैसे उसको करेंगे, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को। देखो मिट्टी के जल मिश्रण में पृथक करने कीप डालें। देखो कीप में डालें, मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालें। कीप में कुछ देर तक इसे शांत छोड़ देना है उसको, ठीक है ना, ताकि जल तथा तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए। वो परत तैयार हो जाता है, मिट्टी या तेलवा अलगे हो जाता है और जलवा अलगे हो जाता है परत। जब तक हिलाना नहीं है उसको, शांत रहने देना है पहले। पृथक्करण कीप की स्टॉक कॉर्क खोले और सावधानीपूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल ले। जैसे ही तेल नीचे पहुंचे, स्टॉप कॉर्क को बंद कर। देखिए क्या हुआ, इसमें सब पूरा ही था, एगो कीप था, स्टॉप वाला ये देखो इसमें बंद कर दिया है यहाँ, ठीक है ना। इसको अब देखिए इसमें जल था, क्या था, जल था। अरे देखो ये जल है, ये जल है और ऊपर मिट्टी का तेल परत बन गया है, देख रहे हो ना। और पृथक्करण की पी है। और ये क्या करो ना, इसको अलग करना, जब एक में घुला दिए, घुले दे अगर बाद छोड़ दो, छोड़ने के बाद क्या हो जाए, मिट्टी के तेल ऊपर हो जाएगा। मिट्टी के तेल ऊपर हो जाएगा क्योंकि हल्का होता है पानी से ना। तो ये पानी जो नीचे बैठ गया, अब इसको अलग करना है तो ये किपुआ को धीरे धीरे खोल दो। और ये नीचे जैसे जैसे गिर रहा है, और लास्ट में क्या करोगे, जब यहाँ मिट्टी के तेल आने लगेगा ना, गिरने लगेगा तो बंद कर दो उसको। तो मिट्टी के तेल ऊपर हो गया और जलवा नीचे गिरा दिए, तो अलग नहीं हो गया। तो ये कौन विधि से हो गया, अघुलनशील द्रव्यों को पृथक्करण कैसे हो गया। तो इसको कौन सा माध्यम से कहेंगे इसको, देखो अनुप्रयोग तेल तथा जल के अणुओं मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे का पृथक करने में। इस विधि के द्वारा हल्के स्लैग या धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है तथा भट्टी को निचली सतह पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं।
अरे तो एकरा में का कहल है, कौन विधि लगल है, कोनो विधि कहलबे निकल है। तो हम कह सकते हैं कि टिप के माध्यम से ये अलग कर सकते हैं, टिप के माध्यम से अलग हम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसमें कोई था नहीं। और नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे पृथक करेंगे, कर सकते हैं। नमक तो देखे हो तुम लोग, नमक देखे हो ना, और कपूर भी देखे हैं कि नहीं। अब उसको अलग कैसे कर सकते हैं, देखिए अब उसको अलग कैसे करेंगे। पिछले अध्याय में माने पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था सीधे गैस में, सही गर्म करते हैं कपूर के तो गैस बन जाता है कि नहीं। कपूर देखे नहीं हो का जी, बनता है ना, बन जाता है। अब देखो गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों में जिन ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियाँ इस प्रकार में नमक से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब उड़ जाता है ना, एक ही प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और एस्थेरेंस इत्यादि ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थों को कुल उदाहरण है। ये सब ऊर्ध्वपातित हो जाता है, उड़ जाता है ना, गैस बनकर क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातित मतलब उड़ जाता है, गैस बनकर उड़ जाता है ना। तो देखो ये रुई का प्लग था, इसमें उल्टी रखी कीप है, एक देखो उल्टा रखा है ना कीप, और ठोसीकृत पदार्थ था, देखो है ना ये पदार्थ था, और चीनी मिट्टी के प्याली है ये। कपूर का वाष्प भी बन रहा है, कपूर तथा नमक है, कपूर तथा नमक का मिश्रण वाला है, ठीक है ना, ठीक है। और इसको गर्म किया, कपूर भाप बनकर उड़ जाएगा और यहाँ बच जाएगा नमकवा। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया। कपूर तथा नमक का पृथक्करण किस विधि से करेंगे, तो ऊर्ध्वपातन विधि से। आगे समझे ना कि नमक हो गया, नेपथलीन हो गया, ये सब जो है कपूर हो गया, एक मिल जाए तो कौन सी विधि अपनाएंगे, जो कि ऊर्ध्वपातन विधि से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर कह रहा है कि क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग का है। अब इसको जो है 2.7 हम क्रियाकलाप कल बताएंगे, अब आज हम बताएंगे नहीं। और जब तक इतना ही रहेगा, अच्छा भी नहीं लग रहा है, पढ़ाने में मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि आप लोग सब कुछ जान रहे हैं कि कुछ घटना हो गया है, मैंने बोलने के लिए भी नहीं मन कर रहा है। एक ज़बरदस्ती जैसे बोला जाता है ना कि क्लास जो है लिया जा रहा है, न पढ़ाने के लिए मन कर रहा है, न कुछ नहीं करने के लिए मन कर रहा है। इस शौक की घड़ी में आप लोग को भी अच्छा नहीं मन लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि सभी कोई जान रहे हैं एक अच्छा जो है मैंने कहा जाता है कि जुड़वा भाई जो है चल गया है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाने में। इसलिए अब हम कहेंगे, ज़्यादा नहीं कहेंगे, आप लोग क्लास तो डिस्टर्ब हो ही गया, लेकिन क्लास फिर से पुनः चालू होगा बढ़िया अच्छी तरह से। तब तक आप सबों को इतना ही तक आज क्लास रहेगा, और लास्ट जो है और क्लास शुरू हो गया है। अब सभी बच्चे को जो छात्र नहीं आ रहे होंगे उन लोगों को सभी को बोल दीजिएगा आने के लिए, ठीक है। तो अब तक यहीं तक आप स्टॉप करते हैं, धन्यवाद।